आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के दूसरे पाथवे को, जो कि है एंडोसाइटिक पाथवे। तो स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं कि बॉडी की कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो कि इस एंडोसाइटिक पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं, या फिर किस तरीके के एंटीजन्स को ये एंडोसाइटिक पाथवे के अंदर प्रोसेस किया जाता है और फिर बाद में हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये देखने के बाद, यानी एंडोसाइटिक पाथवे के बेसिक्स जानने के बाद, हम आगे बढ़ेंगे इसकी प्रोसेसिंग की तरफ। प्रोसेसिंग मतलब इसके स्टेप्स की तरफ कि एंडोसाइटिक पाथवे में किस तरीके से एंटीजन को पकड़ करके एमएससी सेकेंड के मॉलिक्यूल को दिया जाता है और कैसे वो एमएससी सेकेंड का मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को दिखाता है हेल्पर टी सेल को। तो उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो जो स्टेप्स होते हैं उसमें किस तरीके से एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है। तो आज हम लोग इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंडोसाइटिक पाथवे के बेसिक्स से। तो ये जो एंडोसाइटिक पाथवे होता है, ये एंडोसाइटिक पाथवे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, जैसे हमारी बी सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, उन सारी सेल्स के अंदर हमारा ये एंडोसाइटिक पाथवे चलता है। तो पहली बात यही है कि ये जो एंडोसाइटिक पाथवे है, ये होस्ट की बॉडी की किन सेल्स के अंदर काम करता है। तो जितनी भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, उन सारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर जो पाथवे चलता है या फिर जो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है, वो हमारा एंडोसाइटिक पाथवे के थ्रू होता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं मेनली बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर 3 ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल होती हैं। जैसे हमारी बी सेल हुई, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स हुई, या फिर मैक्रोफेजेस हुए। तो जैसे ही इन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को बॉडी के अंदर कोई एक्सोजीनस एंटीजन नजर आता है, एक्सोजीनस एंटीजन जैसे कोई टॉक्सिन हुआ, कोई मेम्ब्रेन का प्रोटीन हुआ, या फिर कोई सिक्रीटेड प्रोटीन हुआ, तो इस तरीके के जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं इनको हम एक्सोजीनस एंटीजन बोलते हैं। तो जैसे ही बॉडी में प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को कोई एक्सोजीनस एंटीजन जैसे टॉक्सिन या सिक्रीटेड प्रोटीन या फिर कोई मेम्ब्रेन का प्रोटीन नजर आता है, तो वो उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है एंडोसाइटिक पाथवे के द्वारा। लेकिन जब हम लोग साइटोसोलिक पाथवे पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग बात कर रहे थे एंडोजीनस एंटीजन की, जैसे कोई वायरस का प्रोटीन हुआ, जैसे कोई होस्ट का साइटोसोल का प्रोटीन हुआ। इतनी बात समझ में आई। तो एक डिफरेंस ये देखने को मिलता है साइटोसोलिक और एंडोसाइटिक पाथवे के बीच में। अब ये जो अगली बात है वो ये है कि ये जो एंडोसाइटिक पाथवे है, इस एंडोसाइटिक पाथवे की जो प्रोसेसिंग है, यानी इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है एंड देन लास्ट में जो हमारी हेल्पर टी सेल है वो किस तरीके से एक्टिवेट होती है। तो इधर देखो, मान लो कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को होस्ट की बॉडी के अंदर कोई एक्सोजीनस एंटीजन घूमता हुआ नजर आ गया, यानी कोई टॉक्सिन नजर आ गया। तो वो क्या करेगी, उस टॉक्सिन को पकड़ेगी और पकड़ने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मान लेते हैं मैक्रोफेज, वो मैक्रोफेज क्या करेगी, वो उसका एंडोसाइटोसिस कर लेगी। एंडोसाइटोसिस मतलब उसको अपने अंदर एंटर करा लेगी। अब ये जो एंडोसाइटोसिस होता है ये किस तरीके से होता है, और जैसे ही ये एक्सोजीनस एंटीजन का उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस होता है,
उसके बाद ये एक्सोजीनस एंटीजन किस किस ऑर्गेनेली में जाता है, फाइनली इसका डिग्रेडेशन कहाँ होता है, इसकी बात हम तब करेंगे जब हम लोग स्टेप्स डिस्कस करेंगे, मतलब इसके तुरंत बाद। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि मान लो बॉडी के अंदर कोई एक्सोजीनस एंटीजन इस प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को दिखा, तो भाई ये क्या करेगी, क्योंकि इसके सीक्वेंसेस बिल्कुल अलग होंगे हमारे होस्ट के प्रोटीन से, तो ये इसको पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद क्या करेगी, इसका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी ये उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद ये जो एक्सोजीनस एंटीजन होगा, ये एंटीजन हमारा डिग्रेड होगा उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के लाइसोसोम के अंदर। अब देखो, ये जो एक्सोजीनस एंटीजन है ये पूरा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा लाइसोसोम के अंदर, तो ये इसकी कई सारी पेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी, और वो जो पेप्टाइड चेन्स होंगी वो अलग अलग साइज की होंगी, वो अलग अलग सेट की होंगी। तो इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हमारे जो MSC ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पकड़ करके हेल्पर टी सेल को नहीं दिखा सकते, तो इन प्रोटीन का पेप्टाइड में कन्वर्ट होना जरूरी हो जाता है। जब ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद ही MSC पकड़ करके उस पर्टिकुलर एंटीजन के किसी पेप्टाइड को हेल्पर टी सेल को दिखा पाती है। आ रही हैं बातें समझ में कि क्यों एंडोसाइटोसिस होना जरूरी है, और एंडोसाइटोसिस के बाद क्यों इस पर्टिकुलर एक्सोजीनस एंटीजन का लाइसोसोम के अंदर जाना जरूरी है। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि जो लाइसोसोम होता है इसका pH एसिडिक होता है, और दूसरी बात इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइडेज हुआ, जैसे प्रोटीएज हुआ, जैसे लाइपेज हुआ, और वो जो एंजाइम्स होते हैं इस पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बहुत सारे पीसेस में बांट देंगे, मतलब इसका कीमा बना देंगे। तो फिर क्या होगा, अब जैसे ही लाइसोसोम के अंदर ये एक्सोजीनस एंटीजन पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ तो बहुत सारी पेप्टाइड हमको मिल जाती हैं, और वो जो पेप्टाइड होती हैं उन पेप्टाइड में से MSC की एफिनिटी जिस पेप्टाइड के लिए सबसे ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को MSC का मॉलिक्यूल उठा लेता है, MSC ग्लाइकोप्रोटीन उठा लेता है, और उठाने के बाद क्या करता है, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दिखाने लगता है, किसको, हेल्पर टी सेल को, मतलब उसको लेकर के घूमता है। यानी MSC जो है, MSC ग्लाइकोप्रोटीन, ये उस पर्टिकुलर हाई एफिनिटी पेप्टाइड को लेकर के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर पहुंच जाएगा, और जैसे ही सरफेस पर पहुंच जाएगा उसके बाद ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये बॉडी में सर्कुलेट करेगी। लेकिन अब कैसे सर्कुलेट कर रही है, MSC ऊपर है और उस MSC के पास पेप्टाइड की चेन भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बॉडी में सर्कुलेट करेगी और इसको कोई टी सेल दिखाई देगी, तो वो जो टी सेल होगी वो उस MSC पर लगे हुए पेप्टाइड को देखेगी, और पेप्टाइड को देखने के बाद ये पता कर लेगी कि ये जो सीक्वेंसेस हैं ये हमारे होस्ट के प्रोटीन के सीक्वेंसेस नहीं है। और जैसे ही ये पता चलता है उस हेल्पर टी सेल को, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसके बाद जो हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देती है, और वो जो साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बॉडी के अंदर बाकी इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो एक बार और देख लेते हैं। तो ये समझ में आया इसका बेसिक्स, कि ये जो एंडोसाइटिक पाथवे होता है, ये एंडोसाइटिक पाथवे हमारा प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में चलता है,
जो कि मेनली 3 ही होती हैं, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस। जब ये मैक्रोफेजेस या बी सेल या डेंड्राइटिक सेल बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, उस वक्त अगर इनको कोई एक्सोजीनस एंटीजन नजर आ जाता है, कोई भी एक्सोजीनस एंटीजन, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक टॉक्सिन हो सकता है, कोई सिक्रेटेड प्रोटीन है, कोई मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, जब वो बॉडी में सर्कुलेट करती है और उनको कोई एक्सोजीनस एंटीजन देखने को मिलता है, तो फिर क्या होता है, वो उसको पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद उसकी प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन करने लगती हैं हेल्पर टी सेल को। और वो प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, उसका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जो मतलब ऊपर ऊपर से हमने यहां पर देख लिया कि एक्सोजीनस एंटीजन है। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसकी एंडोसाइटोसिस करेगी, इसका मतलब वो उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर चला जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद वो लाइसोसोम के अंदर जाएगा, जहां पर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और उसका पीएच भी एसिडिक होता है। तो ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, यानी एक्सोजीनस एंटीजन क्या है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। तो ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये कई सारे पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पेप्टाइड चेन्स होंगे, इन चेन्स में से जिस चेन की एफिनिटी MSC सेकेंड के मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा होगी, उसको वो उठाएगा। उठाने के बाद उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के चिपक जाएगा। और फिर अब तीनों लोग, MSC सेकेंड ने पकड़ा हुआ है उस पेप्टाइड को, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे ये दोनों लगे हुए हैं, और ये लोग घूमेंगे। जैसे ही ये घूमेंगे और इनको कहीं टी सेल नजर आ जाती है, और स्पेसिफिकली बात करें एंडोसाइटिक पाथवे में, तो हेल्पर टी सेल जहां इनको दिखेगी, वहां पर ये जो MSC सेकेंड है उस हेल्पर टी सेल को, इस पेप्टाइड को दिखाएगा। और जैसे ही ये टी सेल को ये पता चलेगा कि भाई इसके तो सीक्वेंसेस अलग हैं, ये हमारा सेल्फ एंटीजन नहीं है, मतलब ये बाहर का मॉलिक्यूल है, तो वैसे ही ये जो हेल्पर टी सेल है, ये साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी। साइटोकाइंस ये छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि और दूसरे बड़े बड़े पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस कर रही है, ये मॉलिक्यूल्स जाकर के और दूसरी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। तो अभी हम जान लेते हैं कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से देख लिया, लेकिन अगर बारीकी से बात करें तो ये जो एंडोसाइटोसिस होता है, ये एंडोसाइटोसिस भी सीधे एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के लाइसोसोम में जाकर नहीं पहुंच जाता है। सबसे पहले जब एंडोसाइटोसिस होगा, तो ये एंटीजन अर्ली एंडोसोम के अंदर जाएगा, उसके बाद लेट एंडोसोम के अंदर जाएगा, और उसके बाद फाइनली ये लाइसोसोम के अंदर जाता है। और वैसे ही ये जो MSC का इंटरेक्शन होता है पेप्टाइड से, ये ऐसे नहीं हो जाता है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि MSC पेप्टाइड से जाकर के इंटरेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा और बारीकी से देख लेते हैं, ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। करेक्ट? तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इस एंडोसाइटिक पाथवे के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम 2 स्टेप्स के बारे में ही बात करेंगे। तो कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है जब हम लोग एंडोसाइटिक पाथवे पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है एंडोसाइटिक पाथवे में, उसी एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है जो एक्सोजीनस होता है। ये जो एंडोसाइटिक पाथवे है, यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो हमारा MSC2 क्लास का मॉलिक्यूल होता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ जो MSC सेकेंड है, वो पेप्टाइड को पकड़ने के बाद जो जिस टी सेल को दिखाता है, वो टी सेल हमारी हेल्पर टी सेल होती है। तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स के बारे में। तो जो पहला स्टेप है एंडोसाइटिक पाथवे में, वो है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस।
तो अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं। मेनली 2 ही स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है वो एंडोसाइटोसिस होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि जो पेप्टाइड है वो किस तरीके से MSC सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो पहले स्टेप को देख लेते हैं जो कि है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें है पहला स्टेप एंडोसाइटोसिस। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा एंडोसाइटोसिस होता है, ये एंडोसाइटोसिस एक पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस है। पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस से क्या मतलब है कि जो एक्सोजीनस एंटीजन है, जैसे ही प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को कोई एक्सोजीनस एंटीजन बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता हुआ नजर आता है, तो उस एक्सोजीनस एंटीजन को सबसे पहले जिस ऑर्गेनेली में भेजा जाता है, उस ऑर्गेनेली का जो पीएच होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब वो थोड़ा कम एसिडिक होता है। फिर उसके बाद, और वो कौन सा ऑर्गेनेली है? अर्ली एंडोसोम। उसके बाद उसको एक दूसरे ऑर्गेनेली में भेजा जाता है जिसका पीएच थोड़ा कम होता है, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अर्ली एंडोसोम। अब ये कौन सा ऑर्गेनेली है? लेट एंडोसोम। और फाइनली इस एक्सोजीनस एंटीजन को एक ऐसे ऑर्गेनेली में भेजा जाता है जिसका पीएच कम होता है, इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक है, और वो कौन सा ऑर्गेनेली है? लाइसोसोम। और ये जो लाइसोसोम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि ये जो एंडोसाइटोसिस है, इस एंडोसाइटोसिस को हम पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्लियर? तो देख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं ये बात कि ये जो है एक पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस है। काम किस तरीके से होता है? मान लो कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्सोजीनस एंटीजन दिख गया। ये मान लो एक्सोजीनस एंटीजन है, ग्रीन कलर वाली डॉट, एक्सोजीनस एंटीजन दिख गया। अब ये क्या करेगी? ये इसका एक्सोजीनस एंटीजन का एंडोसाइटोसिस होगा, और एंडोसाइटोसिस होने के बाद ये जो हमारा एक्सोजीनस एंटीजन है, ये एक ऑर्गेनेली में जाता है जिसको हम नाम देते हैं अर्ली एंडोसोम। ठीक, और ये जो अर्ली एंडोसोम होता है, इस अर्ली एंडोसोम का पीएच होता है लगभग 6 से 6.5। तो अब एक्सोजीनस एंटीजन अर्ली एंडोसोम के अंदर है। अर्ली एंडोसोम में पहुंचने के बाद इस एक्सोजीनस एंटीजन को ट्रांसफर कर दिया जाता है लेट एंडोसोम के अंदर। तो मान लो ये लेट एंडोसोम है, और इसका जो पीएच होता है वो होगा हमारा 5 से 6 की रेंज में, और अभी जो एक्सोजीनस एंटीजन है इसके अंदर है। और फाइनली इस लेट एंडोसोम से ये एंटीजन पहुंचा दिया जाता है लाइसोसोम के अंदर। तो मान लो ये लाइसोसोम है, और इस लाइसोसोम के अंदर
ये एक्सोजीनस एंटीजन है और इसका पीएच है लगभग 4 से 5 के रेंज में। तो पहली बात आपको समझ में आई कि ये जो एंडोसाइटोसिस है इसको हम पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पीएच है वो धीरे धीरे यानी एक्सोजीनस एंटीजन को जो ऑर्गेनली में ट्रांसफर किया जा रहा है उनका पीएच धीरे 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 कम किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा पीएच पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये कैसे पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अर्ली एंडोसोम है, ये मॉलिक्यूल लेट एंडोसोम है और ये लाइसोसोम है। तो ये पता करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर या फिर इन ऑर्गेनेली के ऊपर कुछ सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो अर्ली एंडोसोम है उसका सरफेस मार्कर है हमारा Rab5, यानी वो ऑर्गेनेली जिसके ऊपर ये Rab5 प्रेजेंट होगा वो अर्ली एंडोसोम होगा, और जिस ऑर्गेनेली के ऊपर हमारा Rab7 प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनेली होगा लेट एंडोसोम। वैसे ही जो लाइसोसोम का मार्कर होता है वो होता है LAMP1। इतनी बात समझ में आई। ये जो हमारा अर्ली एंडोसोम होता है ये अर्ली एंडोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत क्लोज होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास जो होता है वो अर्ली एंडोसोम होता है। एक रिकॉग्निशन का तरीका ये भी है। तो ये नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमारा लेट एंडोसोम होता है ये न्यूक्लियस के पास होता है, नियर न्यूक्लियस। और ये जो लाइसोसोम है इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस पूरे एक्सोजीनस एंटीजन के प्रोटीन को बहुत सारी पेप्टाइड की चेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बात कर लेते हैं कि वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इधर लिख लो, ये जो लाइसोसोम होता है is rich in hydrolytic enzymes। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे ग्लाइकोसाइडेज हुआ, जैसे लाइपेज हुआ, जैसे राइबोन्यूक्लियेज हुआ। तो यही जो एंजाइम्स होते हैं और हमारा प्रोटीएज हुआ, यही जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोटीन को कन्वर्ट करने में बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स में। मतलब इस प्रोटीन को बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स में जो कन्वर्ट करते हैं वो यही सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और दूसरा इसका पीएच कम होता है, ये एसिडिक होता है, तो ये जो प्रोटीन होता है ये डिग्रेड हो जाता है और बहुत सारी चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो चेन्स होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं, वो अलग अलग सेट की होती हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि जो एंडोसाइटिक पाथवे है उसका जो पहला स्टेप होता है वो एंडोसाइटोसिस होता है। ये एक पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब पीएच को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, तो ये पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस है। जैसे मान लो ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बॉडी के अंदर कोई एक्सोजीनस एंटीजन घूमता हुआ नजर आए तो वैसे ही ये इसको पकड़ लेगी और एंडोसाइटोसिस की हेल्प से
अर्ली एंडोसोम के अंदर भेज देगी। अब पता कैसे चले कि ये जिसके अंदर एक्सोजीनस एंटीजन गया है वो हमारा अर्ली एंडोसोम ही है? तो ये पता करने के लिए इनके ऊपर स्पेसिफिक मार्कर्स लगे होते हैं, और अगर अर्ली एंडोसोम के मार्कर की बात करें तो वो है REV5। दूसरा ये कि जो हमारा अर्ली एंडोसोम होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें लेट एंडोसोम के बारे में तो ये हमारा न्यूक्लियस के पास होता है, और इसके ऊपर जो मार्कर प्रेजेंट होता है वो REV7 होता है। तो अर्ली एंडोसोम के बाद ये जो एक्सोजीनस एंटीजन होगा इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लेट एंडोसोम के अंदर, और जैसे ही ये लेट एंडोसोम के अंदर आएगा फिर ये फाइनली भेज दिया जाता है लाइसोसोम के अंदर, जिसका pH 4 से 5 की रेंज में होता है। और अगर इसके मार्कर की बात करें तो वो है LAMP1, यानी जिस ऑर्गेनेली के ऊपर LAMP1 मार्कर प्रेजेंट है वो हमारा लाइसोसोम है। और इस लाइसोसोम के अंदर क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीएज, तो ये जो एंजाइम्स हैं, और क्योंकि इसका pH एसिडिक है तो ये जो हमारा एक्सोजीनस एंटीजन जो कि एक प्रोटीन है ये बहुत सारे पेप्टाइड की चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो पेप्टाइड की चेन्स होती हैं वो अलग अलग सेट की होती है। पहला स्टेप समझने में आया। इसमें एक और स्टेप है जिसको हम नाम देते हैं MHC सेकेंड की प्रोसेसिंग। तो ये जो MHC सेकेंड है इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, यानी MHC सेकेंड पहले तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में होता है। लेकिन जब इसको पेप्टाइड मिल जाती है तो ये किस तरीके से उसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंच जाता है, तो इस बारे में जो बात करेंगे इसको हम नाम देते हैं MHC सेकेंड की प्रोसेसिंग। आई बात समझ में? तो सेकेंड स्टेप बात कर लेते हैं जो कि है MHC2 की प्रोसेसिंग। देख लो, सेकेंड है MHC2 की प्रोसेसिंग। अगर कुछ पूछना हो तो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, आप लोग मुझे वहां पर अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की क्वेरीज को मैं आंसर कर पाऊँ। ओके, तो ये जो MHC2 की प्रोसेसिंग है ये किस तरीके से होती है? मान लो कि ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी उसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, जिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर MHC मॉलिक्यूल होगा। लेकिन जो MHC सेकेंड मॉलिक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ER मेम्ब्रेन के अंदर। ER मेम्ब्रेन नहीं, ER के अंदर, और ER के भी किस पोर्शन में? ल्यूमन वाले पोर्शन में। तो मान लो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER लिख लेते हैं, और क्योंकि इधर साइड अंदर साइड इस ER का ल्यूमन है तो इसके बाहर साइड क्या होगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का साइटोसोल। और ये जो लेयर है इसको मान लेते हैं हम कि ये ER की मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन ही होती है जो ल्यूमन और साइटोसोल के बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है। इतनी बात समझ में आई कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो ल्यूमन होता है, और बाहर वाला पार्ट उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का साइटोसोल होगा। अब क्या है कि MHC सेकेंड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो याद है ग्लाइकोप्रोटीन का। जब हम लोग MHC2 बात कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि जो MHC2 ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये मेनली दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। एक चेन होती है अल्फा चेन और दूसरी चेन होती है बीटा चेन। तो इस तरीके से था ना, ये मान लो अल्फा चेन, ये इधर N टर्मिनल होता है, इधर C टर्मिनल होता है,
ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है। अब जो अल्फा चेन और बीटा चेन है दोनों में दो दो रीजंस होते हैं। अल्फा चेन का ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, वैसे ही बीटा का ये बीटा 1 और ये बीटा 2। इतनी बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा MSC2 का स्ट्रक्चर। तो ये जो MSC2 है, ये MSC2 हमारा प्रेजेंट होता है इस ER के ल्यूमन के अंदर। ये है MSC2। तो ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। और ये बात भी याद होनी चाहिए कि अल्फा और बीटा चेन के पूरी चेन में, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम MSC1 की बात करें तो वहां जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं वो सिर्फ C टर्मिनल पर लगे हुए होते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो ये जो MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन है, MSC2 का मॉलिक्यूल है, इस MSC2 के मॉलिक्यूल के ऊपर एक चेन लगी हुई होती है और इस चेन को हम नाम देते हैं इनवेरिएंट चेन। ये MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन है और इस MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर एक चेन लगी हुई होती है जिसको हम नाम देते हैं इनवेरिएंट चेन। अब ये इनवेरिएंट चेन लगी तो हुई है, लेकिन ये इनवेरिएंट चेन का काम क्या है? क्योंकि जो MSC2 है, MSC2 सिर्फ एक्सोजीनस एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन करता है। तो इसी बात को या फिर इसी प्रोसेसिंग को, प्रेजेंटेशन को चलाते रहने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ये MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन एंडोजीनस एंटीजन को ना पकड़ ले और एंडोजीनस एंटीजन को पकड़ करके प्रेजेंट ना करना शुरू कर दे टी सेल के सामने। तो इस बात को रोकने के लिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को रोकने के लिए ये जो इनवेरिएंट चेन होती है ये काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनवेरिएंट चेन है इसका काम ये होता है कि ये MSC2 का जो मॉलिक्यूल है ये हमारा एक्सोजीनस एंटीजन के पेप्टाइड को ही पकड़े, एंडोजीनस एंटीजन के पेप्टाइड को ना पकड़ ले। इस बात का ध्यान रखने के लिए ये इनवेरिएंट चेन को अपॉइंट किया जाता है। आगे इतनी बात समझ में? और जो दूसरा काम ये इनवेरिएंट चेन करती है वो ये करती है कि इस ER के अंदर से इस MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन को गोल्जी बॉडी के अंदर जो भेजने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, वो भी इनवेरिएंट चेन करती है। तो दो चीजें समझ में आई कि ये इनवेरिएंट चेन दो काम क्या करती है। पहला तो इसे एंडोजीनस एंटीजन से बचाती है कि भाई तुझे सिर्फ एक्सोजीनस एंटीजन को पकड़ना है। इस बात का ध्यान ये इसको दिलाती रहती है। अगर ये कोशिश भी करे तो इसके पिन चुबो देती होगी, करेक्ट। और दूसरा काम ये करती है कि इस ER मेम्ब्रेन के अंदर ये जो MSC2 मॉलिक्यूल ER के ल्यूमन को फेस करे हुए लगा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को ये ट्रांसफर करती है गोल्जाई के अंदर, यानी गोल्जाई बॉडी के अंदर, एक दूसरे ऑर्गेनली के अंदर भेजने का भी काम ये इनवेरिएंट चेन करती है। इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, जब इसकी और प्रोसेसिंग आगे बढ़ रही होगी MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन की, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भेज दिया जाता है गोल्जाई के अंदर। तो ये मान लेते हैं गोल्जाई है, गोल्जाई वेसिकल है। अब ये पहुंच गया हमारा MSC2 का मॉलिक्यूल इसके अंदर, ये आ गए दो पॉलीपेप्टाइड चेन को लिए हुए। अब गोल्जाई के अंदर क्या होता है कि ये जो चेन होती है
ये जो इनवेरिएंट चेन थी जो कि हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगी हुई थी, ये डिग्रेड हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है क्लिप में। मतलब ये बड़ी चेन बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है और एक पीस इस एमएससी मॉलिक्यूल पर लगा हुआ रह जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्लिप। और वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वो कौन सा पार्ट होता है जिसकी एफिनिटी इस एमएससी के लिए ज्यादा होती है। आ रही है बातें समझ में? ये जो इनवेरिएंट चेन थी, जब ये गोल्जाई के अंदर जाती है तो जिसने भेजा उसी को मार डाला। इनवेरिएंट चेन ही तो थी जिसने बोला था कि भाई आगे बढ़ो, गोल्जाई के अंदर आपको जाना है इस एमएससी सेकंड के मॉलिक्यूल को। जैसे ही ये एमएससी सेकंड के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल है ये गोल्जाई के अंदर पहुंचता है, तभी ये इनवेरिएंट चेन डिग्रेड हो जाती है। और डिग्रेड होने के बाद एक छोटी सी चेन बचती है, यानी, और उसको नाम देते हैं हम क्लिप, CLIP, क्लिप। तो जो क्लिप होता है, इधर लिख लो, क्लिप क्या होती है? क्लास सेकेंड लीडर इनवेरिएंट पेप्टाइड। इतनी बात समझ में आई? अब भाई ये क्लिप लग तो गई, अब ये क्लिप काम क्या करेगी? ये भी वही काम करती है, क्योंकि ये भी इनवेरिएंट चेन का ही पार्ट होती है। तो इनवेरिएंट चेन क्या कर रही थी? इनवेरिएंट चेन इस एमएससी सेकेंड के मॉलिक्यूल को बचा रही थी एंडोजीनस एंटीजन से। मतलब कि कहीं ये एमएससी सेकेंड का मॉलिक्यूल एंडोजीनस एंटीजन के पेप्टाइड को ना पकड़ ले। तो वही सेम काम ये क्लिप भी करती है। इतनी बात समझ में आई? अब गोल्जाई के बाद ये जो एमएससी सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जाता है हमारे लाइसोसोम के अंदर। और जो हमारा लाइसोसोम था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम पहले स्टेप में पढ़ के आए हैं एंडोसाइटोसिस के अंदर कि जो हमारा एक्सोजीनस एंटीजन है, वहां उसके बहुत सारे पेप्टाइड के चेन्स बना करके तैयार कर दिया गया है कि भाई अब एमएससी सेकेंड आएगी और इन पेप्टाइड चेन्स में से जिसके लिए उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी उस चेन को पकड़ लेगी। समझ में आ रहा है किस तरीके से काम हो रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर? कि जो हमारा पेप्टाइड की चेन्स हैं वो प्रेजेंट हैं लाइसोसोम के अंदर, लेकिन ये जो हमारी एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल होता है ये स्टार्टिंग में उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ईआर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। जब काम नहीं है तो ये बाहर निकल के करे क्या? अब काम आया है, लाइसोसोम के अंदर जो है वो बहुत सारे पेप्टाइड के चेन्स लगे हुए हैं, तो अब इसकी प्रोसेसिंग होनी शुरू होती है। और प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है कि इसके ऊपर पहले इनवेरिएंट चेन लगी हुई होती है और ये ईआर के अंदर होती है। फिर ये इनवेरिएंट चेन हटती है और यहाँ पर क्लिप आकर के लग जाती है और इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक दूसरे ऑर्गेनेली के अंदर, जिसको हम गोल्जाई कहते हैं। और गोल्जाई के बाद ये जाती है लाइसोसोम ऑर्गेनेली के अंदर। कौन? MSC2, क्योंकि वहीं तो पड़ा हुआ है अपना शिकार, तो शिकार को पकड़ना है। तो अब मान लो कि ये लाइसोसोम है, मान मत लो, एज्यूम कर लो कि ये जो एमएससी सेकेंड का मॉलिक्यूल है ये लाइसोसोम के अंदर पहुंचा, और क्योंकि वहां पर बहुत सारी चेन्स प्रेजेंट है पेप्टाइड की, तो इस एमएससी के मॉलिक्यूल के लिए जिस चेन की एफिनिटी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन को ये पकड़ लेगी। और पकड़ करके वो कहाँ लगेगी पेप्टाइड चेन? इस वाले पोर्शन में जहां पर ये क्लिप लगा हुआ है। मतलब क्लिप हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? पेप्टाइड चेन।
यानी वो पेप्टाइड चेन जिसकी एफिनिटी ज्यादा है। आ रही है चीज समझ में? तो जो MSC सेकेंड है वो इंटरेक्ट करेगी पेप्टाइड के साथ, पेप्टाइड चेन के साथ इन लाइसोसोम, और इंटरेक्ट करने के बाद उसे पकड़ लेगी। अब पकड़ करके ये MSC सेकेंड काम क्या करती है? ये काम ये करती है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर जाकर के लग जाती है और उस पेप्टाइड को दिखाना स्टार्ट कर देती है टी सेल को। तो अभी तो ये लाइसोसोम के अंदर है, तो जैसे ही इसको वो पेप्टाइड मिलती है, पेप्टाइड मिलने के बाद ये लाइसोसोम से बहुत तेज भागती है और कहां पहुंच जाती है? इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचेगी, वहीं से तो टी सेल को दिखाना स्टार्ट करेगी, करेक्ट? तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये जो MSC सेकेंड है इस पेप्टाइड चेन को लेकर के एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगी इस पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो एक्सप्रेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब क्या होगा? अब तीनों लोग घूम रहे हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर लगी हुई है MSC, देख भी लो कि ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ये MSC पेप्टाइड चेन को लेकर के ऐसे लगी हुई है, और पेप्टाइड चेन मान लो यही है ब्लू कलर वाली। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये हमारा MSC2 और ये है हमारी पेप्टाइड चेन। तो अब ये घूमेंगे कि भाई कोई टी सेल आ जाए जिसको हम ये बता दें कि बॉडी में कोई और फॉरेन मॉलिक्यूल घुस गया है, कोई नॉन सेल्फ एंटीजन घुस गया है, ताकि इसको खत्म किया जा सके, करेक्ट? तो अभी ये तीनों चलेंगी और जैसे ही इनको कोई टी सेल नजर आ जाएगी, वैसे ही ये जो MSC सेकेंड है ये इस पेप्टाइड चेन को उस टी सेल के TCR को दिखाना स्टार्ट कर देगी, उस टी सेल के CD4 मॉलिक्यूल को दिखाना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही वहां पर इंटरेक्शन होगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और हेल्पर टी सेल के बीच में, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। और वो कैसे होता है कि जो हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद वो साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देती है, और वही साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल बहुत सारे अलग अलग इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो फिर लास्ट में क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, करेक्ट? इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से MSC सेकेंड की प्रोसेसिंग होती है। अब इसमें कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, उन इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखा गया है कि प्रश्न वहां से भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो वाला पोर्शन हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो बात कर लेते हैं उसकी। एक और बात यहीं पे सीख लो कि ये जो हमारा एक्सोजीनस एंटीजन पेप्टाइड है, कहाँ गया? कि ये जो पेप्टाइड है, जब ये पेप्टाइड इस क्लिप की जगह यहां पर आकर के लग जाएगा लाइसोसोम के अंदर, तो उस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर स्टेप को सपोर्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है HLA-DM। ठीक है, HLA-DM, ये रहा उसका नाम। तो ये जो HLA-DM होता है,
यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लाइसोसोम के अंदर जैसे ही ये MSC सेकेंड मॉलिक्यूल लाइसोसोम के अंदर पहुंचता है तो ये जो HLA-DM होता है इस क्लिप को हटवा देता है और इस क्लिप की जगह पेप्टाइड की चेन लगवा देता है। तो पहला काम ये HLA-DM ने क्या किया, कहां प्रेजेंट है ये, लाइसोसोम के अंदर। दूसरी बात, काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है कि ये जो क्लिप है इस क्लिप को हटा देगा और इस क्लिप की जगह क्या लगवा देगा, हाई एफिनिटी पेप्टाइड चेन उस पर्टिकुलर एक्सोजिनस एंटीजन की। ठीक है, तो ये जो हमारा HLA-DM होता है ये लाइसोसोम में भी प्रेजेंट होता है और थोड़े अमाउंट में हमारा गोल्जाई में भी प्रेजेंट होता है। तो ये बात लिख लेते हैं, समझ में तो आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब हम आगे बात कर लेते हैं इनहिबिटर्स की या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स की जो इस प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। जैसे पहला मॉलिक्यूल है HLA-DM। तो इसी में MSC सेकेंड प्रोसेसिंग में ही आगे ऐड कर लो कि एक्सोजीनस एंटीजन पेप्टाइड इंटरेक्ट करता है MSC2 के साथ। एक्सोजीनस एंटीजन पेप्टाइड interacts with MSC2 and this step, और ये जो स्टेप होता है ये इन्वॉल्व करता है एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है HLA-DM। अब फोकस है इस HLA-DM पे, भाई काम क्या कर रहा है, प्रेजेंट कहाँ है, कौन से ऑर्गेनेली में है। तो ये जो HLA-DM है ये काम क्या करता है, पहले वो देख लेते हैं। ये जो HLA-DM है ये उस क्लिप को एक्सचेंज करा देता है पेप्टाइड चेन के साथ, क्योंकि MSC को फाइनली चाहिए क्या, काम क्या है उसका, पेप्टाइड चेन को पकड़ना। तो क्लिप को छोड़ेगी, पेप्टाइड चेन को पकड़ेगी और उसमें हेल्प करता है, मीडिएटर होता है हमारा HLA-DM। तो HLA-DM मीडिएट्स एक्सचेंज ऑफ क्लिप with पेप्टाइड चेन। और पाया कहां कहां जाता है, हमारे गोल्जाई के अंदर भी और लाइसोसोम के अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि वहीं पर एक्सचेंज हो रहा है लाइसोसोम्स के अंदर। इतनी बात समझ में आई HLA-DM के बारे में। मान लो कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो इस HLA-DM को इनहिबिट कर दे, तो क्या ये MHC2 की प्रोसेसिंग पूरी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी। तो अगर हम HLA-DO की बात करते हैं तो वो जो HLA-DO होता है वो इनहिबिटर होता है इस HLA-DM का। तो एक और मॉलिक्यूल है HLA-DO, वो इस पर्टिकुलर HLA-DM को इनहिबिट कर देता है। तो अब क्या होगा, MSC2 की प्रोसेसिंग रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि क्लिप जो है वो एक्सचेंज होगी ही नहीं पेप्टाइड चेन के साथ, और अगर पेप्टाइड चेन के साथ एक्सचेंज नहीं होगी तो MSC2 को पेप्टाइड चेन नहीं मिलेगी, MSC2 हमारी सरफेस पर नहीं जाएगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के, और ना वो टी सेल को दिखा पाएगी। तो जो है पैथोजन होगा वो आसानी से जीत जाएगा। तो इस इनहिबिटर के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं HLA-DO। स्क्रीनशॉट ले लेना।
अगर चाहिए तो। मतलब एक और चीज जान लो कि ये जो HLA-DM होता है ये गोल्जाई और लाइसोसोम के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। वैसे ही ये जो HLA-DO है ये उसके साथ फ्री में जनरेट होता है। मतलब जहां HLA-DM बनेगा वहां HLA-DO भी कुछ कुछ क्वांटिटी में बनता जाता है, गोल्जाई के अंदर भी और लाइसोसोम के अंदर भी। फिर भाई ऐसा क्या होता है कि HLA-DM इनहिबिट नहीं होता है, यानी HLA-DM उस HLA-DO उस HLA-DM को इनहिबिट नहीं कर पाता है। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर जो गोल्जाई है और लाइसोसोम है उनमें नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तभी उसी वक्त उसी MSC2 की प्रोसेसिंग के दौरान एक और मॉलिक्यूल होता है जो प्रोड्यूस होता है जिसको हम नाम देते हैं IFN गामा। और ये जो IFN गामा होता है ये सपोर्टर होता है HLA-DM का। दोनों प्रोड्यूस हुए थे गोल्जाई और लाइसोसोम के अंदर। चलो मान भी लेते हैं कि इक्वल क्वांटिटी में बने, यानी इतना ही HLA-DM बना, इतना ही HLA-DO बना। लेकिन अभी एक और मॉलिक्यूल उसी वक्त MSC2 की प्रोसेसिंग के दौरान प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है IFN गामा। और ये जो IFN गामा है ये सपोर्ट करता है HLA-DM को। तो भाई अब ये दो हो गए, IFN गामा और HLA-DM। और ये जो HLA-DO है जो कि इनहिबिटर है, जो कि HLA-DM की कटी पर था, ये कुछ नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो MSC2 की प्रोसेसिंग है वो इजीली चलती रहती है। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए कि ये IFN गामा प्रोड्यूस ना हो तो उस केस में ये जो HLA-DO है ये इसको दबा लेता है। आगे बात समझ में? तो ये बात भी लिख लो कि HLA-DO नेचुरल इनहिबिटर है HLA-DM का। कि HLA-DO एक मॉलिक्यूल है और ये नेचुरल इनहिबिटर है। नेचुरल इनहिबिटर ऑफ HLA-DM। लेकिन जब ये MSC2 की प्रोसेसिंग होती है तो IFN गामा प्रोड्यूस हो जाता है। बट ड्यूरिंग this process IFN gamma is produced बहुत ज्यादा क्वांटिटी में IFN गामा प्रोड्यूस होता है। और ये जो IFN गामा होता है ये हमारा इंड्यूस करता है, सपोर्ट करता है HLA-DM को काम करने के लिए। IFN गामा इंड्यूस HLA-DM। आई थी बात समझ में? अभी एक ड्रग और है जिसको हम ल्यूपेप्टाइड बोलते हैं। और वो जो ल्यूपेप्टाइड होता है वो क्या करता है कि लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीएज एंजाइम है, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम में जो हमारे लाइसोसोमल प्रोटीएजेस हैं उनको वो इनहिबिट कर देता है। अब क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने काम करना बंद कर दिया तो वो जो एक्सोजीनस एंटीजन है वो लाइसोसोम के अंदर गया तो, लेकिन जाने के बाद वो पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट नहीं हुआ
और हमको ये बात मालूम है कि ये जो MSC2 है ये पूरे प्रोटीन को पकड़ करके टी सेल को नहीं दिखाती है, इसको चेंज चाहिए। तो अगर ऐसा केस हो जाए तो उस केस में भी हमारा जो एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाता। आई बात समझ में? तो एक ल्यूपेप्टाइड है और वो ल्यूपेप्टाइड कैसे काम करता है देख लो। तो देखो ये ल्यूपेप्टाइड ड्रग है। सपोज करो ये ल्यूपेप्टाइड ड्रग जो है होस्ट की बॉडी में दिया गया, देने के बाद ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ये इनहिबिट कर देता है किसको, लाइसोसोम में जो प्रोटीएजेस प्रेजेंट हैं उनको, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, ना वो प्रोटीन मॉलिक्यूल का कीमा बनेगा और वो पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट होंगे। और हमें पता ही है कि MSC जो है वो बिल्कुल इनकैपेबल है उस पूरे एंटीजन को उठा के प्रेजेंट करने में। तो फिर जो हमारी एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाएगी और इस तरीके से भी पैथोजन जीत जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि ये जो ल्यूपेप्टाइड ड्रग है ये लाइसोसोमल प्रोटीएजेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और जिसकी वजह से हमारी जो एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन है वो रुक जाती है। ठीक बात? तो आगे इसी में ऐड कर लो। तो ये इनहिबिट या फिर प्रेवेंट लिख लो, प्रेवेंट या फिर इंटरफेयर with MSC2 processing। ऑलरेडी एक परेशानी चल रही है, उस पर एक और परेशानी आ गई, अब दोनों को डील करे होस्ट की बॉडी। इतनी बात समझ में आई? तो ये थी हमारी MSC सेकेंड की प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से होती है, यानी ER से शुरू होती है और ER से शुरू होने के बाद लाइसोसोम के अंदर इसका फाइनल स्टेप होता है, फिर उस पेप्टाइड को लेकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भागती है। अभी लास्ट में हम ब्रीफ कर लेते हैं कि ये जो एंडोसाइटिक पाथवे होता है और जो साइटोसोलिक पाथवे होता है वो किस तरीके से काम कर रहे थे। इसी के बाद हम लोग ये वाला जो लेक्चर है उसको खत्म करेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस से भी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, तो बेटर है हमको पता हो। चलो दोनों पाथवे की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेप्स भी देख चुके हैं। अब पहली बात कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। तो अगर हम इधर बात कर लेते हैं हमारे साइटोसोलिक पाथवे की, और इधर बात कर लेंगे एंडोसाइटिक पाथवे की। ठीक है, तो देखो इधर जब साइटोसोलिक पाथवे चलेगा तो हमको ये पता है कि जो साइटोसोलिक पाथवे चलता है वो बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उनके अंदर चलता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे दूसरे पाथवे की, जिसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटिक पाथवे, तो ये जो एंडोसाइटिक पाथवे होता है ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उनके अंदर चलता है। तो यहाँ पे ले लो मैक्रोफेज और यहाँ पे ले लो न्यूक्लिएटेड सेल, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई भी हो जिसके जो न्यूक्लिएटेड हो। अभी क्या होगा कि इसके अंदर जो पाथवे चलेगा वो पाथवे चलेगा हमारा साइटोसोलिक। कैसे चलेगा? और इसके अंदर पाथवे चलेगा एंडोसाइटिक। ये भी कैसे चलेगा? इस
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, न्यूक्लिएटेड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बॉडी के अंदर जैसे ही कोई एंडोजीनस एंटीजन देखने मिला, यानी कोई वायरस का प्रोटीन देखने मिला, तो ये क्या करती है, ये स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग बहुत डिटेल में साइटोसोलिक पाथवे पढ़े हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बात कर रहे हैं और डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अंदर नहीं जाएंगे वरना फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा। तो फिर क्या होगा, ये जैसे ही इसको, इस न्यूक्लिएटेड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बॉडी के अंदर कोई एंडोजीनस एंटीजन देखने को मिलता है, जैसे वायरस का प्रोटीन, वो उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद इसके सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं MSC1। उस ग्लाइकोप्रोटीन को पकड़ा देती है। वैसे ही इधर केस चल रहा होता है कि जैसे ही इस प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी मैक्रोफेज को बॉडी के अंदर कोई एक्सोजीनस एंटीजन, उधर एंडोजीनस है, जैसे कोई टॉक्सिन मान लेते हैं, वो दिखा, वो इसको एंडोसाइटोसिस करने के बाद इसके ऊपर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं MSC2। ये इसको पकड़ा देती है। अब ये घूमती हैं दोनों, ये जो एंडोसाइटिक पाथवे वाली MSC2 है और ये मैक्रोफेज है, ये घूमती है और ढूंढ रही होती है कौन से वाले टी सेल को, हेल्पर टी सेल को। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई हेल्पर टी सेल दिखाई देता है, इस हेल्पर टी सेल को ये दिखाने लगती है इस पेप्टाइड को, और इस हेल्पर टी सेल के सामने यानी इसके सरफेस पर भी एक TCR लगा हुआ होता है और इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होती है। वो इंटरेक्शन होने के बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और वो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है कि ये जो हेल्पर टी सेल होती है, ये एक्टिवेशन के बाद, अपॉन एक्टिवेशन, ठीक से लिख लेते हैं, upon activation secretes cytokines। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये दूसरे इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटिंग अदर इम्यून सेल्स। ठीक है, ये तो बात होगी एंडोसाइटिक पाथवे की। अब ये जो साइटोसोलिक पाथवे में जो हमारा एंडोजीनस एंटीजन है, इस एंडोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने। मान लो ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल है और इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सरफेस पर इसका TCR लगा हुआ होगा यानी टी सेल रिसेप्टर। इनके बीच में इंटरेक्शन होगी और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये इस तरीके से जनरेट होता है कि ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है ये एक्टिवेट होती है और एक्टिवेट होने के बाद ये सीधा टारगेट सेल किलिंग करती है। यानी जहां दुश्मन देखा सीधा बंदूक चलाना स्टार्ट, तो ये टारगेट सेल किलिंग करती है, सेल किलिंग। ठीक बात। तो इसी के साथ हमारा एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो जो अगला वीडियो लेक्चर होगा हम लोग उसमें बात करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है इसके कौन कौन से योद्धा हैं और वो जो योद्धा हैं उन योद्धाओं में कौन कौन सी स्पेशलिटी प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे वो योद्धा काम करते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ बाय।